ना चाहते हुए भी अब दिया की बात माननी पड़ी। वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो ये काम दिया के कारण करने को तैयार था। दरअसल उसे ये काम स्कैनिंग सॉफ्टवेयर ने मिशन की तरह दिया था, वो भी 90 दिन के लिए उसे ये काम करना था। आखिर में मिशन का रिकॉर्ड देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। अब वो वापस अंदर ऑफिस में आ गया था। अंदर आते ही समीर ने वेद को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जो उसने उसके लिए खास तौर पर बनवाया था। वेद अब कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना शुरू कर देता है। वह गहराई से इसे समझने लगा। कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है कि जिस पल से वेद इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देगा, वेद को उस समय से हर समय समीर की बातों को सुनना होगा। अगर जरूरत पड़े तो उसे समीर की 24 घंटे रक्षा करनी होगी। किसी भी हाल में वो समीर को नहीं छोड़ सकता था। समीर की अनुमति के बिना वेद छुट्टी या छुट्टी के लिए नहीं कह सकता था। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की समय सीमा 3 वर्ष थी। इन 3 वर्षों के दौरान जब तक वेद ने कोई गलती नहीं की तो उसकी सैलरी प्रति वर्ष 1 मिलियन होगी। बात बस इतनी थी कि कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति से पहले वेद को अपने दम पर इस्तीफा देने की अनुमति नहीं थी। अगर वेद खुद ये काम छोड़ता है तो उसे ईस्ट मॉर्निंग ग्रुप को एनुअल सैलरी का 10 गुना जुर्माना देना होगा। बेशक वेद इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने में असमर्थ था। अगर यह कोई अन्य व्यक्ति होता तो वे चाहते कि वे लंबे समय तक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सके, लेकिन वेद इस राजा के लिए 3 साल तक नौकर नहीं बनना चाहता था। सपने देखते रहो और उसे 24 घंटे तक उसकी रक्षा करनी पड़ी। लानत है। इसलिए इससे पहले कि वेद मोटे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना समाप्त कर पाता, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फाड़ दिया और किनारे के कूड़ेदान में फेंक दिया। समीर जो मुस्कुरा रहा था उसे देखकर उसकी ठिठक गई और उसने गुस्से में बोला, मिस्टर वेद, आप इसका क्या मतलब है? क्या ये दिलचस्प नहीं है आपके लिए? वेद ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आप सच में इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन चाहते हैं तो मुझे कुछ फरमाइश करना होगा। क्या? समीर और भी नाराज हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम मालिक हो? आखिर कुछ भी हो, समीर एक उम्मीदवार को खुद कैसे हालात बनाने दे सकता था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसके अलावा जो ट्रीटमेंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह पहले से ही बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि मिस्टर राव जो कि सिक्योरिटी हेड है वो सिर्फ 5 लाख की बातें हैं। उस हिसाब से आपको जो कुछ मिल रहा है वो कम नहीं है। क्या ये काफी नहीं है? वेद ने बिना किसी गुस्से के अपना हाथ लहराया और कहा, मैं जो मांगता हूँ वह ट्रीटमेंट की बात नहीं है। आप मुझे कोई भी सैलरी दे सकते हैं, भले ही एक सामान्य सुरक्षा गार्ड के बराबर ही क्यों ना हो, लेकिन आप मुझे बांधना चाहते हैं, यही दिक्कत है। आपके ईस्ट मॉर्निंग ग्रुप को और आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मुबारक, मेरे लिए यह असंभव है। समीर ने कभी नहीं सोचा था कि वेद का सैलरी और पर्क्स के मामले में सच में ऐसा उदासीन रवैया होगा। इसके उलट समीर का मानना था यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक उच्च कॉन्ट्रैक्ट था। इस तरह समीर के हिसाब से उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने अपना सबसे अच्छा वेद को दिया था। साथ ही समीर का यह भी मानना था कि अगर वो वेद को कुछ दे रहा है तभी उससे नहीं भी कुछ उम्मीद कर रहा है। वेद भी कहां इतनी आसानी से जाल में फंसने वाला था। अब उसे तनख्वाह या वेतन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, भले ही वह सिर्फ एक छोटे से सुरक्षा गार्ड की आय ही क्यों ना। समीर के पास उससे अनुचित मांग करने का कोई हक नहीं था। अगर समीर इतनी भयानक स्थिति में नहीं होता तो वह निश्चित रूप से ऐसे इंसान को स्वीकार नहीं करता जिसने उसकी बात नहीं मानी हो। लेकिन वेद के अलावा अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। इस मजबूरी में वो केवल उसकी शर्तों को स्वीकार कर सकता था। दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि इस बार केवल 3 महीने का ही था। 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता था। सबसे अहम बात थी कि नए कॉन्ट्रैक्ट में वेद को बहुत छूट दी गई थी। इसके अलावा वेद को हर रोज काम पर जाने की जरूरत नहीं थी। बेशक अगर समीर को इमरजेंसी में वेद की जरूरत हुई तो वेद कभी भी फोन करके बुलाया जा सकता था। लेकिन वेद ने यहाँ एक और नियम जोड़ा था कि अगर समीर के पास पर्याप्त कारण नहीं हुआ और बिना किसी कारण के वेद को बुलाया गया तो वेद इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी खत्म कर सकता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ने यह भी फिक्स किया था कि समीर को वेद के लिए इज्जत रखनी होगी। वो उसे किसी भी कंडीशन में उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। वेद की मांगों के बारे में समीर सचमुच अवाक था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसने एक बॉडीगार्ड रखा है या एक बेबीसिटर। हालांकि इस पर बार-बार विचार करने के बाद समीर अभी भी वेद की शर्तों पर सहमत था। उसने अंदाजा लगाया कि उसके जान को खतरा अभी आने वाले वक्त में था। शायद 3 महीने बाद वो इस बेबीसिटर से आजाद हो सके। जब तक वेद इन 3 महीनों के भीतर उसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता था उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था कि वह थोड़ा पीछे हट गया। जहां तक सैलरी का सवाल है, हालांकि वेद ने इसके लिए अनुरोध नहीं किया था। समीर ने सच में उसे एक छोटे से सुरक्षा गार्ड का ट्रीटमेंट नहीं दिया था। इसके बजाय उसने वेद को एक तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और एपिसोड में थोड़ा रुकावट इसलिए आया है कि नेट स्लो है। का मासिक वेतन दिया जो 1 मिलियन के वार्षिक वेतन से थोड़ा अधिक था। अंत में दोनों पक्षों ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। दोनों को राहत मिली। उसके बाद समीर मुस्कुराया और कहा, मिस्टर वेद, मैं इस मॉर्निंग ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज दोपहर एक मीटिंग के लिए सिटी हॉल जा रहा हूं। हम पास के होटल में लंच करेंगे। बाद में आप दोपहर में मेरे साथ वहां जा सकते हैं। मैं आज दोपहर खाली नहीं हूं। कौन जानता था कि इससे पहले कि समीर अपने शब्दों को पूरा कर पाता वेद उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर देगा। मुझे अभी दोपहर में एक जगह की तलाश करनी है। आप किस मीटिंग की बात कर रहे हैं? अगर ये जरूरी नहीं है तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं क्या? समीर और वेद के शब्द उसके मुंह से निकल ही रहे थे और जैसे ही उसने अपना गला गीला करने के लिए कॉफी का एक घूंट लेने के लिए अपना प्याला उठाया उसने वेद के शब्दों को सुना। बेशक वह खुश नहीं था लेकिन पूरी तरह गुस्से में नहीं आ सकता था। समीर वेद को सीधे बोलता है, हम में से कौन बॉस है और हम में से कौन एम्प्लॉय है? मैंने आपको एक मीटिंग में मेरे साथ आने के लिए कहा था और आप सच में चाहते हैं कि मैं आपके पर्सनल रीजन के कारण सिटी हॉल की मीटिंग को कैंसिल कर दूं? ये बहुत बकवास आइडिया है। ये बोलते बोलते समीर ने टेबल पटक दिया और वेद को डांटना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला था वेद ने अपने हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसको दिखाते हुए कहा, बॉस, कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा है आप मेरे साथ आराम से पेश होंगे। इसलिए अगर आप मुझे अपने बाकी स्टाफ की तरफ हटकाना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि ऐसा करने से पहले 2 बार सोच लें। फिर भी अगर आपका मन हो मुझे डांटने का तो आपको मुझे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक मेरे मंथली सैलरी का 10 गुना कंपनसेट देना होगा। आप बॉस हैं, आखिर फैसला आपका ही होगा। समीर चौंक गया। अभी वो सिर्फ एक काम करना चाहता था, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ना चाहता था जिसने उसे बॉस से सीधा एक नौकर बना दिया था। उसे लगा कि उसका दिमाग गुस्से से फट रहा था। अपनी जान की खातिर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आखिर किसी चीज के लिए समीर वेद को बर्दाश्त कर रहा था। हालांकि वह बहुत अमीर था और उसे केवल 1 मिलियन की परवाह नहीं थी। वह इतनी बेकार नहीं था कि उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी को 1 मिलियन का थप्पड़ मारना पड़े। समीर की लाचारगी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। यदि वह क्रोधित भी होता तो भी वह केवल चुपचाप सह सकता था। समीर ने फिर आखिर में वेद को नहीं डांटा, लेकिन इसके बजाय वो अपनी सीट से उठकर खिड़की की तरफ चला गया। उसके सामने खुला जहान था। समीर जब भी बहुत ज्यादा अपसेट होता तो अक्सर वो ऊंची जगह पर जाकर तेज तेज सांस लेता था। बड़े भाई, तुम ठीक तो हो? दिया ने पूरे दृश्य को किनारे से देखा और उसे अपने भाई की फिक्र हुई। जब से वह छोटी थी तब से उसने अपने चचेरे भाई को कभी किसी के सामने ऐसी हालत में नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसके चाचा के सामने उसके चचेरे भाई ने हमेशा अपना मुंह बंद रखा था। लेकिन आज तो उसका जो हाल था वो कोई बता नहीं सकता था। आज जैसे हर कुछ समीर के खिलाफ जा रहा था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, पहले मुझे शांत होने दो। समीर ने खिड़की पर से ही दिया को दिलासा दिया कि वो ठीक है। जब उसने महसूस किया कि उसका मन अब कुछ ठीक
मुस्कान प्रकट करते हुए वापस से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और वेद से कहा, ठीक है, चूंकि आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था तो मैं इसको फॉलो करूंगा और आपके साथ काम करूंगा। अगर मुझे सही से याद है तो कॉन्ट्रैक्ट कहता है जब तक मुझे आपकी जरूरत है आप जैसे भी हो जहां भी हो आपको आना पड़ेगा। तो अब आप क्या कहते हैं? अगर आप चुप करते हैं तो सोच लीजिए मैंने आपका वादा नहीं तोड़ा। वेद ने अपने हाथ फैलाए और कहा, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जब आपको इसकी जरूरत होती है तो मुझे आना होगा, मगर ये बात भी ध्यान रखिए कि आपको मेरे हिसाब से ही कहीं आना जाना है। आप जिस मीटिंग की बात कर रहे हो वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वहां जाना जरूरी है। आप अपने किसी और आदमी को भी वहां अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज सकते हैं। समीर ये सुनकर चौंक गया। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वेद ने समीर का पासा उस पर ही पलट दिया। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू एपिसोड आ चुका है। समीर अपनी चाल से बाज नहीं आने वाला था। जब उसने देखा कि वेद कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गया है तो उसने अपने चमचों से बोलकर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तैयार कराया कि वेद को उसकी गुलामी करनी पड़े। मगर वेद भी अपनी बात का माहिर आदमी था। वो समझता था कि समीर को अपनी जिंदगी की कितनी कदर है। उसने बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया और अपने हिसाब से नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाया। समीर ऑलरेडी अपने आप से बहुत झुककर वेद को बर्दाश्त कर रहा था। ऑफिस से जाते हुए भी वेद ने समीर की बात नहीं मानी। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का था मगर समीर के लिए 3 जन्म की बात लग रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि वेद को समझना कितना मुश्किल है। ऑफिस से निकलकर वेद ने सीधा घर का रुख किया। बीच में उसने कुछ घर भी देखे जहां वो उन 2 लड़कियों के साथ आराम से रह सके। घर जब वेद आया तो वो लड़कियां वहीं सामने बैठकर बातें कर रही थी। वेद ने पहले घर का दरवाजा नॉक किया और फिर बोला, यह बहुत अच्छा है, हम एक नए घर में जा रहे हैं। वेद को आता देख और उसकी बातें सुनकर लड़की और अनामिका को धक्का लगा। आखिरकार इस छोटे से कमरे में अब उनकी जिंदगी दम नहीं तोड़ेगी। जब वे एक बड़े घर में जाने वाले थे तो वे उत्साह से चिल्ला उठे। वेद को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने उनको जन्नत दिखा दिया था। यहाँ रहना बहुत मुश्किल था। कुछ ही दिन के साथ के बाद वेद समझ गया था कि छोटे घर में आपको प्यार के अलावा भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वेद ने अपना बिस्तर बनाया था मगर वो उसके लायक था। लड़कियों ने पहले एक ही बिस्तर शेयर कर रही थी मगर तकलीफ तो उनको भी हो रही थी। ज्यादा चौड़े बिस्तर पर नहीं सोना बहुत ज्यादा थका देने वाला एक्सपीरियंस था। सबसे जरूरी, किराए के अपार्टमेंट में एक ही कमरा था, इसलिए लड़कियों के लिए सामान्य रूप से कपड़े बदलना बहुत बड़ा सरदर्द था। वह कपड़े बदलने से पहले वेद को कमरे से बाहर निकाल देती थी। कल ही जब अनामिका ने देखा कि वेद बाथरूम में गया है तो उसने मौका लिया कि वह अपने अंडरगारमेंट्स को बदल लेगी। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें उतार दिया वेद ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। अनामिका डरते हुए चिल्लाई। उसने जल्दी से अपने शरीर को कंबल से ढक लिया। वेद ने भी शर्म से आंखें दूसरी तरफ घुमा ली लेकिन फिर भी अनामिका अभी भी इस बात से शर्मिंदा थी। उसे पूरे 2 घंटे तक वेद से बात करने में बहुत शर्म आ रही थी। अब वह आखिरकार रहने के लिए दूसरे बड़े घर में जा सकती थी। उसके पास अकेले एक कमरे में रहने की चाहत नहीं थी। उसे बस उस तरह रहना था जहां उसे लड़की होने का कोई डर न हो। जब तक वो वेद के साथ भीड़ में नहीं थी वह ठीक थी। अनामिका ने तेजी से अपने कमरे का सामान, बिस्तर, बर्तन और धूपदान पैक कर लिया। ये देखकर वेद ने तुरंत उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया और कहा, ठीक है, यहाँ चीजें बहुत पुरानी है, उन्हें दूर ले जाने का क्या मतलब है? हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारे नए घर में ये सब चीजें हैं। हमें बस अपने साथ साफ कपड़े लाने की जरूरत है। उन्हें यहीं फेंक दो। हम कैसे? अनामिका ने सुना और तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भर गया। उसे लग रहा था कि ये सभी चीजें अच्छी हालत में हैं और उसके घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों से बहुत बेहतर है। अगर उसके घर में इतनी मुलायम, हल्की और गर्म रजाई होती तो उसे सर्दियों में इतनी बार ठंड नहीं लगती। अगर उसके घर में इतना अच्छा बिजली का चूल्हा होता तो उसे सूखी लकड़ी लेने के लिए इतनी बार पहाड़ पर नहीं चढ़ना पड़ता। अनामिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। इतनी सारी अच्छी चीजों के साथ वह कैसे रह सकती है कि वह उन्हें अब और नहीं चाहती। जहां तक दूसरी लड़की का सवाल है उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसने घर पर जो पुराना फर्नीचर फेंका था वह वेद के घर के फर्नीचर से कई गुना अधिक नया और हाई क्वालिटी का था। उसने यहाँ तक सोचा था कि वेद के घर की ये सभी चीजें कूड़ेदान से उठाई गई चीजें थी। अंत में हालांकि अनामिका ने किराए के घर से बिस्तर, इंडक्शन स्टोव और इस तरह की चीजों को दूर नहीं किया। फिर उसने सभी बचे हुए खाना, आटा, तेल और इसी तरह के सामान को 2 बड़े बक्सों में पैक करने पर जोर दिया। उसका कारण था बाकी चीजें इस घर के अगले किराएदार के पास छोड़ी जा सकती थी लेकिन अगर इनको लंबे समय तक ऐसे ही रखा गया तो यह बर्बाद हो जाएगा। यह बहुत अधिक बर्बादी होगी। हालांकि वेद के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह एक गरीब परिवार से आया था। वो अनामिका की भावना को समझ सकता था कि जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती उसके लिए कुछ भी कितना जरूरी होता है। इसलिए उसने उसे रोका नहीं और यहाँ तक कि जो सबसे भारी कार्डबोर्ड बॉक्स था वो भी वेद ने खुद ही उठाया। वेद भविष्य में समीर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। अगर समीर को कुछ भी हो जाता है चाहे वे कहीं भी हो तो वेद का वहां जल्दी आना जरूरी था। इसलिए समीर ने उसे कार भी दिया था। वेद ने देर नहीं की और 2 लड़कियों, एक बड़ी और एक छोटी, भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होते हुए कोलकाता सिटी से होते हुए अपनी कार से निकल गया। फिर वे धीरे धीरे एक सुंदर वातावरण में प्रवेश कर गए जिसमें हरे भरे पहाड़ों और पानी के बगल में एक छोटा सा सोसाइटी बना था। ओह माय गॉड, क्या आपसे हम यहीं रहते हैं? ये विश्वास करना मुश्किल है। एक छोटा सा सेपरेट बंगलो, नीचे आकाश और सफेद बादलों के नीचे पूरी तरह से हरा भरा पूल और इमारत के सामने और पीछे बड़े करीने से काटे गए पौधों को देखते हुए अनामिका इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग बोल ही नहीं पा रही थी। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल वेद को ही कुछ देर पहले पता चला था कि यह उसका नया घर है। पहले उसने समीर को यह कहा कि वह एक घर खोजना चाहता है। साथ ही चूंकि नए साल के दौरान घर ढूंढना मुश्किल होगा इसलिए काम पर जाने से पहले उसे घर बसाने के लिए जगह मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं। यह सुनकर समीर घबरा गया। समीर जानता था कि वेद अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा और वो जिद्दी भी बहुत है। अगर वो उसे दबाने के लिए मालिक के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल करना चाहता है तो वह निश्चित रूप से परेशान ही होगा। इसलिए उसने बस अलमारियों से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और यह कहते हुए वेद पर फेंक दिया। उसके नाम के तहत एक घर था और जब से इसे रीडिजाइन किया गया था तब से वह उसमें ज्यादा नहीं रहता था। वेद के लिए एक अच्छा ऑफर था। इसके अलावा होम मैनेजमेंट का काम कंपनी के लोग ही करने वाले थे। सप्ताह में एक बार घर की सफाई भी की जाएगी। इस तरह उसे पैक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और वह तुरंत अपने बैग के साथ अंदर जा सकता था। वेद ने यह सुनने के बाद विनम्र होने का थोड़ा नाटक किया। बाद में वो घर का पता लेकर वहां से निकल गया। पहले वेद ने सोचा कि जिस घर के बारे में समीर बात कर रहे थे वो सिर्फ एक नॉर्मल अपार्टमेंट होगा लेकिन जब कार के निर्देशों का पालन करने और यहाँ सभी तरह से देखने के बाद उसने महसूस किया कि यह सच में एक स्विमिंग पूल वाला एक अजीब गार्डन मिला था। ऐसा लग रहा था कि इस सीईओ ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। वेद को समीर के प्रति कुछ नाराजगी थी जो सही भी था क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं समझता था। हालांकि इस सच्चाई के आधार पर कि वह उसके रहने के लिए इतना शानदार विला दे सकता है वेद शायद उसे और टारगेट नहीं करना चाहता था। इसके अलावा चूंकि उसने स्कैनिंग सॉफ्टवेयर का मिशन पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था इसलिए उसे समीर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। अब तो शायद समीर की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मिशन
हो गया था वेद के लिए। इन सब बातों को ध्यान रख के वेद ने कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी उतना ही रखा था जितना इस मिशन का था। मिशन को विफल करने का दंड कुछ ऐसा था जिसे वेद स्वीकार नहीं कर सकता था। फिर आगे उसे हर हाल में इस मिशन के लिए अपना 100% देना था। दूसरी लड़की को अभी भी इस विला में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसने रुचि की कमी दिखाई और माना कि उसके घर का घर शायद इससे भी अधिक आलीशान था। हालांकि वेद और अनामिका के समान जो था, उन्होंने पहले कभी ऐसी दुनिया नहीं देखी थी। यह उनका पहली बार था जब वो एक विला में आकर रहने वाले थे। उन दोनों ने ऐसा अभिनय किया जैसे वो स्वर्ग में आ गए हों। वहां की एक बात अनामिका को मदहोश कर रही थी। एक पल के लिए तो वो भूल ही गई कि उनको सामान भी सेट करना है। बाद में उन दोनों ने 2 बक्सों से खाने का सामान पहली मंजिल पर रसोई में शिफ्ट किया। हालांकि जब वेद ने किचन कैबिनेट और रेफ्रिजरेटर खोला तो उन्होंने पाया कि यह उतना खाली नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। इसके बजाय यह हर तरह की जरूरत के सामान से भरा हुआ था। वेद इस बात को देखकर ज्यादा खुश हो गया कि अभी भी उसे अपने सामने कुछ ताजे फल और सब्जियां दिख रही थी। वेद के मन में ख्याल आया कि इस जगह को देखकर लगता नहीं कि यहाँ कोई बहुत सालों से नहीं आया हो। घर का करीब हर कोना साफ है। खाने पीने के सारे सामान पहले से रखे हुए हैं। घर में कुछ टूटा या खराब भी नहीं है। इसके बारे में सोचते हुए वेद ने तुरंत समीर को फोन किया। फोन की दूसरी तरफ जब समीर ने वेद के संदेहों को सुना तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका और कहा, चिंता मत करो, आपको गलत जगह नहीं मिली है। मेरा मतलब है घर सच में वही है जहाँ तुम हो अभी। एक्चुअली मैं वहाँ रहने वाला था, फिर अचानक तुम आ गए। लेकिन चिंता मत करो, हम अलग रह सकते हैं और मैं आपको परेशान नहीं करने का वादा करता हूँ। आपको बस मेरे लिए दूसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम छोड़ने की जरूरत है। बाकी सब कमरों के लिए आप फ्री हैं। अगर आप उस हवेली में पार्टी करना चाहते हैं तो भी मुझे परवाह नहीं। ये सुनते ही वेद का दिमाग खराब हो गया। समीर हर बार वेद को परेशान करने के लिए नए नए तरीके खोज लेता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड आज वेद को समीर ने अपना एक विला में रहने का मौका दे दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वेद को घर खोजने के लिए समय बर्बाद करना पड़े। वेद जितना उससे दूर रहेगा समीर के लिए वो बहुत खतरनाक हो सकता था। विला बहुत अच्छा था। अनामिका और वेद के लिए ये कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस जगह पर आने के बाद वेद को एक चीज बहुत अजीब लगी कि यहाँ रहने का सारा कुछ पहले से ही मौजूद था। बाद में जब वेद ने समीर को फोन किया तो उसे पता लगा कि यहाँ पर समीर भी रहने वाला है और शायद से उसकी बहन भी। ये सुनते ही वेद का दिमाग खराब हो गया। वेद मन में बोलता है, क्या बकवास है, तो वह खुद भी यहाँ रहता है। मैं सोच ही रहा था कि वह इतना मेहरबान क्यों था कि मुझे बिना कुछ लिए एक विला में रहने दिया। उसने प्लान करके साफ तौर से मुझे 24 घंटे उसकी सुरक्षा करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये लड़का इतना ज्यादा चालबाज होगा मुझे नहीं लगा था। सच में इससे बचना बहुत मुश्किल है। वेद मन में समीर को कोसते हुए फोन रखकर घर के अंदर चला गया। समय अपनी रफ्तार से गुजरता गया। शाम के लगभग 6 बजे 3 कारें धीरे धीरे विला के सामने की ओर बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। फिर काले सूट और काले धूप के चश्मे में 4 आदमी लैंड रोवर से बाहर निकले और खड़े हो गए। उसके तुरंत बाद ऑडी ए8 आई। वो सभी लोग फिर कार के दोनों ओर खड़े हो गए। देखते ही देखते सफेद सूट में एक आदमी ऑडी से बाहर निकला। वह कार के चारों ओर चला गया। थोड़ा दरवाजा खुला और रेशम के मोजा से ढका एक सुंदर पैर धीरे धीरे बाहर आया। उसके साथ समीर भी था। गाड़ी से उतरने के बाद समीर ने ऊपर देखा और देखा कि वेद ने कैजुअल ड्रेस पहन रखी थी। वेद अभी भी दिमाग लगा रहा था कि समीर के साथ सुंदर लड़की कौन है। समीर ने फिर सफेद सूट वाले के कंधों पर हाथ रखा और एक आदमी से कहा, मिस्टर तपन, उन्हें ले जाओ, आज तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। सफेद सूट में दिखने वाला शख्स करीब 27 या 28 साल का लग रहा था। वो लगभग 6 फीट लंबा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो कहीं का हीरो हो। समीर की बात को सुनने के बाद उनका चेहरा टूट गया और कहा, सर ये कैसे हो सकता है? भौमिक सर ने मुझे खास तौर से यहाँ बुलाया है और आपकी पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसलिए मुझे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम चले जाते हैं तो आप लोग के साथ कुछ भी होता है तो मैं आपके पापा को क्या जवाब दूंगा? समीर ने जब तपन को सुना तो उसके होश उड़ गए। फिर खुद को संभालते हुए वो बोला, यार तपन, मैं इस मामले में पिता को समझाऊंगा, तुम परेशान मत हो। आज ऐसे भी मैंने अपना बॉडीगार्ड रख लिया है। वो बहुत गजब का फाइटर है। तुम यकीन नहीं मानोगे, आज ही उसने मिस्टर राव को हॉस्पिटल भेज दिया। मुझे 24 घंटे मेरी तरफ से पास नहीं रहना है। हालांकि जब तक वह मेरी तरफ है तब तक आप सभी को मेरे पीछे चलने की जरूरत नहीं है। इस तरह सभी के पास कुछ खाली समय होगा और आप लोग बाबा पर भी ध्यान देंगे। ऐसा ही होगा। यह सुनकर तपन का चेहरा बताया उतर गया। उसके चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। समीर के शब्द से साफ जाहिर था कि उसे वेद पर कितना भरोसा है। तपन को फील होने लगा कि अब उसकी जगह किसी और को मिल चुकी है। जो भरोसा वो खुद के लिए चाहता था वो अब किसी और के साथ जा चुकी है। अब केवल ऐसा हो सकता था कि जब वे समीर के आसपास न रहे तभी तपन को मौका मिल सकता था। तपन एक सैनिक था। कुछ पारिवारिक कारणों से उसे आर्मी को अलविदा कहना पड़ा था। उसका टैलेंट हमेशा से बहुत अच्छा था। तपन को खास तौर से ईस्ट मॉर्निंग ग्रुप में प्रवेश करने के बाद अध्यक्ष भौमिक सिंह गुप्ता ने खुद उसके काम को देखते हुए अपने बेटे समीर और बेटी रिया की जिम्मेदारी उसको दे दी थी। इस बार यह जानते हुए कि समीर को जान का खतरा है उसने समीर को प्रोटेक्ट करने का मन बनाया था। दरअसल तपन जितना दिखता था वो उससे ज्यादा शातिर था। वो यहाँ समीर के लिए नहीं बल्कि समीर की बहन रिया के लिए आया था। वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। तपन हमेशा से रिया को लुभाना चाहता था। तपन की यह फीलिंग अभी से नहीं थी बल्कि उस समय से थी जब से रिया के पिता मिस्टर भौमिक ने उसको रिया की जिम्मेदारी दी थी। बात सिर्फ पसंद की नहीं थी, वो रिया से शादी भी करना चाहता था। अगर ऐसा हो जाता है तो आधी कंपनी का मालिक तपन हो जाएगा। ये तपन के लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि समीर की तरह उसकी बहन रिया भी बहुत ज्यादा घमंडी थी। कहा जाए तो वो अपने नाक पर मक्खी तक को नहीं बैठने देती थी। इस कारण सबको लगता था कि रिया अपने आसपास के लोगों को नीची दृष्टि से देखती है। तपन जैसे लड़कों को वो आमतौर पर देखती भी नहीं थी। पहले तपन को उससे थोड़ी देर बात करने का भी मौका नहीं मिलता था। उसने शुरू में सोचा था कि वह आखिरकार समीर के साथ रहता है तो वहाँ वो रिया के साथ भी वक्त बिता सकता था। क्योंकि यहाँ रिया भी आई थी, उसे विश्वास नहीं था कि अपनी ताकत और आकर्षण से वह इतनी घमंडी और नासमझ लड़की को संभाल नहीं पाएगा। मगर यहाँ तो बात ही कुछ और चल रही थी। तपन के सारे प्लान पर पानी फिर चुका था, इसलिए भी वो ज्यादा दुखी था। यह केवल उसके अमीर बनने के रास्ते में रुकावट था। साथ ही अब उसे मौका नहीं मिल पाएगा कि वो रिया को इंप्रेस कर सके। यह कुछ ऐसा था कि तपन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तपन ने समीर की निगाहों को समझते हुए विला की ओर देखा। उसने शत्रुता से भरी निगाहों से वेद को आकार दिया और फिर उदासीनता से कहा, सर, जिस इंसान की आप बात कर रहे थे वह ये बच्चा नहीं हो सकता है ना? सिर्फ उसके साथ मैं नहीं देखता कि वह कैसे कह सकता है कि वो आपको बचा लेगा। मैं अभी भी कहता हूँ सर, प्लीज कुछ लोगों की बात में मत आओ। कुछ पैसे खोना ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर यह बच्चा आपकी रक्षा नहीं कर पाया? यह भयानक होगा। समीर ने तपन की ओर देखा और कहा, थैंक्स यार, हम जानते हैं कि तुम मेरी फिक्र करते हो, मगर हम जानते हैं कि मुझे क्या करना है। वेद सच में एक शक्तिशाली इंसान है। मैं उनके साथ बिल्कुल ठीक रहूंगा। आप टीम के साथ वापस जा सकते हैं। इतना कहकर समीर ने अब तपन की परवाह नहीं की और विला की ओर चलने लगा। हालांकि वेद नफरत से भरा हुआ था, फिर भी यह जगह उसकी नहीं थी, समीर की थी। वेद के लिए पूरा विला पर कब्जा करना और किसी को घर वापस नहीं आने देना अच्छा नहीं था। समीर को वापस आते देख वो उसके पास गया और दरवाजा खोला। तपन अभी भी अचंभे में खड़ा था। उसके बाद उसने अपने दांत पीस लिए और उसका पीछा किया। रुकना। यह देखकर कि वेद समीर को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद करने वाला था, तपन ने जल्दी से उसका पीछा किया और वेद को ठंड से देखते हुए कहा, आप बॉस के नए बॉडीगार्ड हैं? वेद ने तपन को सिर से पैर तक आकार दिया और कहा, हाँ, क्या हुआ?
रिया भी इस मैटर को जानने के लिए तपन को देखने लगी। तपन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आपने सर को हिप्नोटाइज करने में कैसे कामयाबी हासिल की है। कमाल की बात है कि बॉस को भी आप पर भरोसा है। अब मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप बॉस की सुरक्षा कर पाओगे? और अगर आप नहीं कर पाए तो विश्वास रखो मेरा, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। उस समय वेद पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसने समीर को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पूछा, बॉस ये आदमी कौन है? आपका भाई या आपका दोस्त या मिस रिया का कुछ है? ऐसा लगता है कि वह सच में आप लोगों की परवाह करता है। रिया का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने हल्के से सांस लिया और कहा, क्या वो मेरा पुराना बॉडीगार्ड है? मेरे डैड ने इसे यहाँ भेजा है। क्या वह एक बॉडीगार्ड भी है? वे चौंक गया, लेकिन उसके बाद वह मदद नहीं कर सका। लेकिन तपन को देखा और बोला, जरा संभाल कर बात करो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है। सॉरी, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप जा सकते हैं। मेरे बॉस और उनकी बहन के लिए मैं अकेला काफी हूँ। तपन को इतना सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया, इतना कि वो बात नहीं कर सकता था। ये गुस्सा उसके चेहरे से होता हुआ उसकी आंखों में भी दिख रहा था। उसने अपने पूरे गुस्से से वेद को बोला, बकवास, यह साफ तौर से सेन गुप्ता परिवार का विला है। मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता। और ये कब से तुम्हारा घर हो गया? वेद ने अपने होठों को घुमाया और कहा, बॉस ने मुझे यह विला पहले ही दे दिया है, इसलिए यह सहज रूप से मेरा घर है। विला के मालिक के रूप में बॉस कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना चाहते थे, इसलिए यहाँ और कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर आप अंदर आना चाहते हैं तो अंदर आए, लेकिन इधर उधर मत घूमना। समीर और रिया ने खुद को इस मामले से दूर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी लगे कि वो लोग किसी का पक्ष ले रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम मौत को गले लगा रहे हो बच्चे। जब तपन ने सुना कि समीर ने वेद को अपना विला उधार दिया था तो उसने तुरंत महसूस किया कि नए बॉडीगार्ड और समीर के बीच संबंध नॉर्मल नहीं थे। हो सकता है कि रिया के कहने पर हुआ हो, नहीं तो उसे ये मौका क्यों नहीं मिलता कि वो भी ऐसे किसी घर में आकर कुछ दिन रहे। तपन बहुत पुराना था, इसलिए उसके हिसाब से ये मौका उसे पहले मिलना चाहिए था। उसको अब वेद से जलन हो रही थी। ये सब सोचकर उसके दिल में जो गुस्सा था उसे शांत करना और भी मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कोई चीज किसी और ने छीन ली हो। उसने तुरंत गुस्से में दहाड़ लगाई। एक जोड़ी बड़ी मुट्ठी उठाकर उसने वेद पर एक भारी पंच किया। समीर की पूरी जिंदगी अब वेद के हाथ में थी। तपन, जो कि समीर और उसकी बहन का पुराना बॉडीगार्ड था, बहुत ज्यादा दुखी था। उसे लग रहा था कि वेद ने उसकी जगह को ले लिया है। समीर को बचाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ रिया के लिए समीर के साथ रुकना चाहता था। बाद में जब समीर के समझाने पर भी वो वहां से जाने को तैयार नहीं था। हद तो तब हो गई जब तपन ने जलन में आकर वेद को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। पहले वेद ने सिर्फ मुंह से जवाब दिया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तपन ने अचानक वेद को एक पंच मारा था। वेद ने उम्मीद नहीं की थी कि तपन उसे इस तरह से मारेगा। वेद को लग रहा था कि ईस्ट मॉर्निंग ग्रुप के सभी सुरक्षा गार्ड शायद से दिमाग से पैदल है। आज सुबह भी ऑफिस में कुछ लोगों ने देखते देखते ही वेद पर हमला कर दिया था। अब यहाँ भी वही हो रहा था। क्या ये सब लोग बीमार हैं? यह देखकर कि तपन लंबा और मजबूत था, उसका पंच जोश से भरा हुआ था। वेद ने सोचा कि अगर नॉर्मल कंडीशन में ये पंच उसको मारा जाता तो वह निश्चित रूप से जमीन पर गिर जाता। इसलिए हालांकि वेद को मन नहीं था, मगर उसने अचानक इस समय चींटी के जीन की शक्ति का इस्तेमाल किया। वेद ने इस तरह के चींटी जीन को बुलाया जो वन टाइम यूज के रूप में तुरंत किसी की ताकत और क्षमता को खत्म कर सकता है। ये शक्ति एक बार में खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, वेद इस लड़ाई को लंबा नहीं करना चाहता था। जब आम लोग अपनी मुट्ठी बांधते थे तो वे ज्यादातर अपनी बाहों की ताकत का इस्तेमाल करते थे। ज्यादा से ज्यादा वे केवल कमर और पीठ की ताकत को थोड़ा सा ही हिला सकते थे। मगर जब वेद ने चींटी जीन का इस्तेमाल किया तो वो अपने पैर की उंगलियों से लेकर अपने बालों की जड़ों तक की सारी ताकत को जुटाने में सक्षम था। उसके शरीर में सारी ऊर्जा को प्रवाहित करने की यह भावना थी जैसे उसके भीतर एक लहर दौड़ रही थी, लहर के बाद लहर। इसलिए वेद ने इस एनर्जी बैलेंस तकनीक को टाइडल एनर्जी कहता था। इस समय वेद जिस शक्ति का उपयोग कर रहा था वह अभी भी 10% ही नहीं थी। अगर वेद थोड़ा सा ठीक कैलकुलेट करता तो ये समझ जाता कि जो ताकत वो यूज करने जा रहा है उसमें उसके शरीर की कुल शक्ति का सिर्फ 7% ही लगा है, लेकिन उसकी ताकत का सिर्फ इतना सा हिस्सा 1000 किलोग्राम के जी फोर्स को पार कर गया था। तपन की इतनी फुर्ती नहीं थी कि वो वेद के पंच को रोक पाए। देखते ही देखते वेद के पंच ने तपन के मुंह को तोड़ दिया। एक कच्चा ध्वनि के साथ तपन ने एक दयनीय चीख निकाली। उसका शरीर जमीन पर डगमगाने से पहले 1 मीटर पीछे की ओर हिल गया था। लैंडिंग से पहले वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वह उन काले कपड़ों वाले लोगों के शरीर से नहीं टकरा गया। वो करीब लगातार 7 से 8 कदम पीछे हट गया था। इसके तुरंत बाद तपन ने खुद को संभालते हुए कोशिश की कि अपने हाथ उठाकर वेद को इस पंच का जवाब दिया जाए, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया वो समझ गया कि उसका हाथ खराब हो चुका है। उसका हाथ टूट गया था। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो बेहोश हो गया था। तपन गंभीर चोट से बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन वह ज्यादातर जानता था कि उसका दाहिना हाथ पहले से ही अपंग था। अगर वह टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने के लिए अस्पताल भी गया तो भी उसका हाथ निश्चित रूप से आगे कभी वैसा काम नहीं कर पाएगा जैसा अभी कर रहा था। शायद वो इसका कभी इस्तेमाल भी न कर पाए। इस हाल में वह किसी का बॉडीगार्ड भी नहीं बन सकता है। वो अपने जीवन के साथ क्या करेगा ये कहना बहुत मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ वेद अपने पंच की शक्ति से काफी संतुष्ट था। इस तकनीक में अच्छी बात यह थी कि वह अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा सकता है और इसमें बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत नहीं थी। इस पंच के बाद वेद को डर था कि उसका शरीर कहीं उस पोजीशन में न चला जाए जैसा तब हुआ था जब उसने मिस्टर राव को मारा था। खैर अभी के रिजल्ट बहुत अच्छे थे वेद के लिए। ऐसा लग रहा था कि वेद अगर दुश्मन के हिसाब से इस पंच की ताकत को कंट्रोल कर ले तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वह शायद अपनी शक्ति का केवल 5% से 6% ही उपयोग कर सकता था, जो कि ज्यादातर लोगों से निपटने के लिए काफी था। वेद को अभी ये भी पता चला कि जब तक वह अपने शरीर का अति प्रयोग नहीं करता उसे अपनी एनर्जी को फिर से भरने के लिए वाइटल एनर्जी फ्लूइड का यूज नहीं करना पड़ेगा। एक अच्छे खाने के साथ वेद अभी भी अपने शरीर को काफी मात्रा में एनर्जी दे सकता था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी वेद के लिए। जब उन्होंने समीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके वेद बाहर आया था तो वो थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। शायद उसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब वह एक मटन रेस्टोरेंट के पास से गुजरा तो उसने उसमें से आने वाले मांस की गंध को महसूस किया और ऐसा महसूस किया कि उसने कई दिनों से मांस नहीं खाया है। उसने तुरंत कार रोक दी और बिना किसी और चीज की परवाह किए खुद को मटन रेस्टोरेंट में फेंक दिया। वहां के मालिक ये देखकर हैरान थे कि लगातार मटन की 5 बड़ी प्लेटों को खाने के बाद भी वेद भूखा ही लग रहा था। ये सब उसके अंदर मौजूद नए जीन के कारण हो रहा था। अंत में उसके शरीर में कमजोरी की घातक भावना अनजाने में वैसे ही गायब हो गई थी। इसके अलावा इतना मटन खाने के बाद भी वेद को अभी भी थोड़ी सी भी सूजन महसूस नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मांस उसके पेट में प्रवेश करने के तुरंत बाद उसके अपने मांस और रक्त में बदल गया हो। वेद जानता था कि इतना जल्दी खाना पचाना बहुत मुश्किल है, मगर अभी हाल के दिनों में उसके साथ इतना कुछ अलग हुआ था कि ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इस मौके के बाद उसने अनुमान लगाया कि उसे अपने नुकसान की भरपाई के लिए उसे भेड़ के मांस की कई बड़ी प्लेटें खानी पड़ेंगी।
उसे भेड़ के मांस की कई बड़ी प्लेटें खानी होंगी। गनीमत रही कि इस समय उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, नहीं तो वो मांस का खर्च भी नहीं उठा सकता था। उसने अपने मन में कैलकुलेट किया कि कोलकाता में एक प्लेट मांस की कीमत करीब 400 थी। इस तरह अगर वेद महीने में 10 पंच मारता तो उसे अपने पुरानी नौकरी के हिसाब से दिवालिया होना पड़ता। वेद की शक्ति को देखकर समीर और रिया परेशान हो गए थे। हालांकि समीर ने पहले भी ये देखा था, मगर वेद इतनी खूबसूरत तरीके से अपने ओपोनेंट को मारेगा ये देखना बहुत अच्छा लगता था। तपन को देखकर समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वेद ने एक ही पंच में तपन को कहां-कहां मारा है, लेकिन उसकी पिटाई कर दी गई थी। ये बात तो सही है। समीर ने आखिर में आगे बढ़कर तपन को देखा। उसे देखकर समीर सोचता है कि शायद तपन की चोटें मिस्टर राव से ज्यादा भयानक थी। वेद आवक महसूस कर रहा था। तपन को बेहोश होने की बहुत जरूरत थी, नहीं तो अगर वो वेद को और मारने की कोशिश करता तो निश्चित तौर पर मारा जाता। वेद और तपन की काया के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। दोनों के बीच का अंतर लगभग 15 सेंटीमीटर का था और उनके वजन में अंतर कम से कम 20 किलोग्राम का था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने इसे कैसे देखा। हालात जैसे शुरू में थे, वेद को उड़ते हुए भेजा जाना चाहिए था, मगर गया तपन था। वेद के कमजोर शरीर के भीतर वास्तव में किसी तरह की भयानक शक्ति छिपी हुई थी। ये सोचकर समीर और डर जाता था। चिंता मत करो बॉस, वो बस बेहोश है। वेद को यह कहते हुए देखकर समीर ने राहत की सांस ली और कहा, मैं साबित कर सकता हूँ कि तपन ही वह था जिसने बिना कारण के यह अभी सारी परेशानी पैदा की और मारपीट किया। यहाँ तक कि आप पर पहला हमला उससे ही किया था। आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर वेद। अगर तपन मरा नहीं है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अब 1% भी तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। वैसे तो वेद डरा हुआ नहीं था, मगर शायद समीर वेद को बताना चाहता था कि वो उसके साथ है। यह कहने के बाद समीर ने काले कपड़े पहने 4 आदमियों को हाथ हिलाकर इशारा किया जो थोड़ा घबरा रहे थे और कहा, तुम सब किस लिए खड़े हो? तपन को तुरंत अस्पताल ले जाओ। जो भी बिलाए इसका सबसे अच्छा इलाज कराओ। मैं इस बारे में सीधे अपने डैड से बात कर लूंगा और इस बात की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, समझे तुम सब? नहीं तो आजकल हॉस्पिटल में खाली बिस्तर की कमी नहीं है। चलो निकलो। हाँ, काले सूट में 4 लोग हमेशा तपन के ऑर्डर को फॉलो करते थे, इसलिए जब उन्होंने देखा कि तपन को ऐसी स्थिति में पीटा गया था तो वे डर से अपनी जगह पर जम गए थे। जब उन्होंने समीर के आदेश को सुना तो वे जाग गए और तुरंत अपने पुराने बॉस को अपने हाथों और पैरों से गाड़ी तक ले गए। ये मैटर खत्म होने से वहां फिर से शांति का वातावरण हो गया था। यह देखकर कि तीनों कारें भाग गई थी, वेद ने आखिरकार हाथ हिलाया और समीर को देखने लगा। उसको देखते देखते बोला, अभी और भी है क्या? ये भी कोई एग्जाम था जिसे आपने ही रखा हो मेरे लिए? मैंने आपको कहा था बॉस, अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं सच में उसे एक मुक्के से मार दूं और उसके शरीर को अपंग कर दूं तो मुझे परवाह नहीं होगी कि मैं उसे दफना दूं या नहीं। वेद के चेहरे को देखकर जैसे उसने ये शब्द कहे, समीर ने तुरंत महसूस किया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने उस मुक्के में अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वो सच में उसे अगली बार नाराज करता है तो शायद मरने वाला वो खुद ही होगा। तपन ने वेद को मारने की कोशिश की, ये देखते हुए कि उसकी जो जगह थी सेनगुप्ता परिवार में वो अब वेद के हाथ में थी। साथ ही अब वो शायद रिया तक नहीं पहुंच सकता था। वेद ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तपन को इतनी जोर का मारा कि उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी। बाद में समीर ने पहल की और तपन की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया। जो लोग तपन के साथ आए थे वो लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि वो तपन को हाथ भी नहीं लगा रहे थे। शायद वो लोग इस बात से डर रहे थे कि अगर उन्होंने तपन की मदद की तो वेद उनको भी वैसे ही मारेगा। खैर, उनके जाने के बाद वेद को समीर पर शक था कि उसने ही ऐसा कुछ प्लान किया था। समीर जल्दी से समझ गया कि वेद को नाराज करना ठीक नहीं है। उसने उसको समझाते हुए कहा, मिस्टर वेद, गलत मत समझो, मैं आपकी ताकत का फैन सुबह ही हो गया था। मुझे अब और किसी एग्जाम की क्या जरूरत है? जिसे तुमने अभी मारा वो मेरे डैड का बॉडीगार्ड था। उसने कई वर्षों तक मेरे पिता के लिए काम किया है। इस बार उन्होंने यहाँ मेरे डैड ने भी भेजा था मेरे लिए। मैंने पहले ही उनसे और मेरे पिताजी से बात की थी कि मुझे एक अच्छा और भरोसेमंद इंसान मिल गया है। मुझे किसी और की जरूरत नहीं थी, लेकिन कौन जानता होगा कि मेरे डैड नहीं मानने वाले मेरी बात। अब जब आपने तपन को एक मुक्के से उड़ाया तो मेरे पिताजी को आखिरकार आराम महसूस होना चाहिए कि मैंने सही आदमी को चुना है। वेद ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। उसने समीर पर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह शांत होकर घर में घुस गया था। ऐसा नहीं था कि वो सीईओ और उसकी सुंदर बहन के सामने शांत अभिनय करना चाहता था। वैसे तो वेद ने एक पंच में तपन का हाथ तोड़ दिया था, मगर उसके खुद का हाथ भी घायल हो गया था। वो उस दर्द को महसूस कर सकता था। अभी वह इतना दर्द में था कि वह ठंडे पसीने से बाहर निकलने वाला था। अगर वह जल्दी से पीछे नहीं हटता तो समीर और उसकी बहन को शायद पता लग जाता कि वेद को तकलीफ है। वेद खुद को संभालते हुए घर में चला गया। रात का खाना बहुत जल्दी तैयार किया गया था और इसका अधिकांश हिस्सा खुद अनामिका ने तैयार किया था। यह देखकर छोटी लड़की को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी मदद की थी। आखिरकार वेद ने छोटी लड़की को घर के कामों में मदद करने के लिए ही रखा था, लेकिन जब से अनामिका आई, कमरों की सफाई और कपड़े धोने का काम भी उसने खुद को ही दिया था। छोटी लड़की एक ऊब और बेकार युवा बन गई थी। हालांकि वेद ने कुछ नहीं कहा और उसका पीछा करने का इरादा नहीं किया। फिर भी छोटी लड़की को खतरे का आभास हुआ। उसे डर था कि वेद एक दिन उससे थक जाएगा और उसको घर से बाहर का रास्ता दिखा देगा अगर उसने देखा कि वह बेकार थी। ठीक है, हालांकि उसे बस इतना करना था कि वह अपना सिर नीचा करे और अपने परिवार को बुलाए और सब कुछ सॉल्व हो जाए उसके लिए। लेकिन वह घर से भागकर इस तरह खत्म नहीं होना चाहती थी। अगर ऐसा होता कि घर लौटने के बाद उसे अब बोलने का कोई अधिकार नहीं मिलता तो वाकई बहुत बुरा हो जाता। भविष्य में वह परिवार में केवल एक मोहरा हो सकती है और दूसरों द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इस तरह हालांकि छोटी लड़की कुछ नहीं करेगी, फिर भी उसने दिखावा करने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसने जल्दी महसूस किया कि वो अनामिका की मदद कर रही थी। हालांकि अनामिका छोटी लड़की के इरादों को समझ रही थी। भले ही छोटी लड़की उसे अधिक से अधिक मदद कर रही थी, उसने कभी आवाज नहीं की थी और इसकी बजाय छोटी लड़की को सिखाने की पूरी कोशिश की थी कि क्या करना है, कैसे करना है। कहा जा सकता था कि दोनों लड़कियों के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। रात के खाने में 3 व्यंजन और 1 कटोरी सूप था, मगर जब समीर भेड़ के कीमा का एक बड़ा बर्तन लेकर आया तो समीर सदमे में अपनी आंखें खोलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि समीर अकेले सब खाने वाला था। समीर को समझना चाहिए था कि वो अकेला नहीं है। मीट का इतना बड़ा कटोरा बनाने का क्या मतलब था? समीर को उम्मीद नहीं थी कि जब मीट का कटोरा आएगा तो वेद उसे अपने सामने खींच लेगा। फिर उसने काट आउट। भैरव, भवानी, राघव और हुकुम सिंह सब वहीं खड़े थे। रानी ने घबराकर कहा, अगर तुम सब यहाँ हो तो राजा साहब के साथ कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। भवानी को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रानी साहब से कहा, हुकुम सिंह आपको लेकर महल चला जाएगा। मैं भैरव और राघव राजकुमारी को तलाश कर लेंगे। नहीं, आप और राघव फौरन राजा साहब के पास जाइए। किसी ने महल पर पूरी नजर डाली है, कुछ भी हो सकता है। वेद अपने कमरे में कुछ प्लान कर रहा था कि कैसे वो सुबोध भट्टाचार्य से बदला ले सके। सुबोध भट्टाचार्य के धोखे को वो भूल नहीं पाया था। अपने स्कैनिंग सॉफ्टवेयर के साथ खेलते खेलते अचानक वेद को एहसास हुआ कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारा फीचर ऐसा है जो अभी उसको पता नहीं है। इस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर ने वेद को बताया कि जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। इसके अलावा हर तरह
की जीन रेटिंग के लिए कुछ अलग लेवल का जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर का यूज होता है। वेद को ये सब पढ़कर समझ आने लगा कि क्यों उसकी ताकत एक झटके में खत्म हो जाती थी। चींटी के जीन के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए 1 स्टार लेवल का कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर चाहिए था, मगर वेद ने नॉर्मल जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर यूज किया था। इसी कारण वेद अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसको इस बात की अब खुशी हो रही थी कि उसके पास कॉकरोच के जीन को डाउनलोड करने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। इसकी बहुत संभावना थी कि अगर वेद के पास कोई तरीका होता तो वो नॉर्मल जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर को पा सकता, तो दिमाग खराब होने पर वो तुरंत कॉकरोच जीन को पी जाता। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा रिस्की था। कॉकरोच की जीन रेटिंग 3 स्टार थी। अगर इस तरह के जीन को लेने के बाद वे नॉर्मल जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर लेते तो शायद वो मर भी सकता था। नॉर्मल जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर हाई रेटिंग वाले जीन के साइड इफेक्ट के लिए सही नहीं था। वो उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता था। वेद को जो बात समझ नहीं आ रही थी कि कैसे 2 तरह के जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर हो सकते हैं। वेद के चेहरे पर अभी खुशी से ज्यादा डर था, क्योंकि अगर उसने बिना जाने जोश में आकर उस कॉकरोच जीन को ले लिया होता तो शायद वो सच में कॉकरोच भी बन सकता था। अपने दिमाग में बहुत ज्यादा सोचने के बाद उसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो अब नॉर्मल जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर का यूज नहीं करेगा। अब उसे बहुत ज्यादा सोच समझकर जीन फ्यूजन का काम करना था। खैर ये फैसला लेना ही वेद के लिए काफी नहीं था। सिर्फ फैसले लेने से वेद की जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला था। अपने जीवन के सबसे बड़े क्वेश्चन को समझने के बाद उसका ध्यान उसके आंसर पर गया। कुछ देर पहले उसने पाया था कि सॉफ्टवेयर में 2 तरह के मिशन है। एक सेक्शन में है मेन मिशन और दूसरे सेक्शन में है स्टार लेवल मिशन। स्टार लेवल मिशन का एम कुछ सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर वेद की मदद करना था। हालांकि वेद ये भी समझता था कि अगर वो इस तरह के स्टार मिशन लेना चाहता है तो उसे एक बड़ा जोखिम उठाना होगा। जैसे कि अभी वेद को जो मिशन देखा था स्टार लेवल सेक्शन में, वो था एक जगह को जंगली सुअर के आतंक से बचाना। काम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मगर जान का सौदा भी इसमें साथ में ही था। अभी जिस तरह का ताकत वेद के शरीर में था उसकी एक सीमा थी। वो ताकत जंगली सुअर से निपटने के लिए काफी था। अगर वहां सिर्फ एक सुअर होता था, मगर वहां सॉफ्टवेयर ने साफ साफ बताया था कि वहां पूरे का पूरा झुंड था। इतने सारे सुअर आराम से वेद की जान लेने के लिए काफी थे। वेद वैसे तो जंगली सुअर से ज्यादा क्रूर था, मगर वो अपनी ताकत सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था। वेद का चेहरा हर बीते लम्हे के साथ उस काम को कर रहा था जो कि वो बहुत दिन से करता आया था। वो लगातार इस सॉफ्टवेयर के डेवलपर को गाली दिए जा रहा था। साथ में वो प्लान भी कर रहा था कि सुअर का झुंड उस पर कैसे टूटेगा जब वेद उन पर हमला करेगा। इस बार मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी कुछ अलग थी। हर बार वेद को बस अब तक इंसानों से ही लड़ना पड़ा था। इंसान से लड़ना आसान था, शायद इसलिए कि इंसानों के पास कुछ लड़ाई के नियम होते हैं। आप सुअर के झुंड से ऐसी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। वो तो बस आंधी की तरह आते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। अगर वेद एक को मार भी देता तो बाकी के बचे हुए सुअर उसको निश्चित ही यमराज के पास पहुंचा देते। ये तो इस मिशन का एक ही पहलू था। इसके अलावा इस मिशन में दूसरी परेशानी ये भी थी कि वेद को वहां के सभी लोगों को इलाका खाली करने से रोकना था। यानी अब मिशन को 2 तरह से कामयाब करना था। अगर वेद सारे सुअरों को मार डाले और फिर भी गांव के लोग भाग गए तो वेद का मिशन कामयाब नहीं माना जाएगा। वेद अब सिर्फ यही दुआ कर सकता था कि उस इलाके के लोग ज्यादा जिद्दी ना हो। उन लोगों की एक लापरवाही से वेद का सारा काम बिगड़ सकता था। वेद ने फिर फैसला किया कि वो और भी मिशन को देखेगा। इससे उसको आगे की प्लानिंग में मदद मिलने वाली थी। उसने अपना मोबाइल की स्क्रीन को पीछे किया और दूसरे स्टार मिशनों को देखा। आगे दिए हुए सभी मिशन बहुत अजीब और मुश्किल थे। वेद उनको देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। उसके लिए वो सभी मिशन किसी मजाक से कम नहीं थे। सारे मिशन में कुछ ऐसे मिशन थे जिसमें वेद को भूकंप के पीड़ितों को बचाना था। इस काम के लिए उसे बहुत सारे लोगों को बचाना था। साथ ही सॉफ्टवेयर में साफ से लिखा हुआ था कि उसे बेघर हुए लोगों को फिर से बचाना भी था। सबसे अजीब बात ये भी थी कि अगर उस जगह पर किसी इंसान की मौत हो जाए तो उसका जिम्मेदार भी वेद ही होगा। उस सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, यानी वेद को आखिर में सबकी जिम्मेदारी लेनी थी। वेद का चेहरा बता रहा था कि वो क्या पढ़ रहा है। वेद जानता था कि वह सिर्फ एक छोटा आदमी है। जो मिशन वो पढ़ रहा था उसे पूरा करने में एक पूरी टीम चाहिए थी। उसके लिए इतना कुछ करना अभी आसान नहीं था। वैसे तो इस मिशन में पहले की तरह जान का खतरा नहीं था, मगर वाकई में इस मिशन को करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इन सबके साथ वेद का बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं था कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करे। इस तरह का काम करने के लिए उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। वेद की लालच ये भी थी कि इन मिशन को वो छोड़ना भी नहीं चाहता था। आगे बढ़ते हुए उसे मोबाइल स्क्रीन पर एक और मिशन मिला। ये मिशन भी बाकी मिशन की तरह बहुत अलग और खतरों से भरा हुआ था। इसमें वेद को ड्रग्स और नशे से रिलेटेड सामान की स्मगलिंग को रोकना था। वेद जानता था कि कोलकाता में इस तरह के बहुत सारे गिरोह हैं जो इस तरह के गैर कानूनी काम को करते हैं। उसने ये भी देखा कि यह एक 3 स्टार मिशन था। अगर वेद इसको पूरा कर लेता है तो उसे 3 स्टार जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर और साथ में 30,000 एनर्जी पॉइंट्स भी मिलेगा। अभी तो वेद के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वेद के पास 3 स्टार जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर होने का फायदा बहुत था। इसके साथ वो आराम से कॉकरोच के जीन को खुद में फ्यूज कर सकता था। साथ ही कॉकरोच का जीन भी 3 स्टार रेटिंग वाला था, तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट उस 3 स्टार जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर से खत्म किया जा सकता था। मगर वेद के लिए ये भी एक सपना ही था जो इस वक्त वो खुले आंखों से देख रहा था। किसी ऐसे ग्रुप को रोकना जो कि गैर कानूनी काम में लगा हुआ है, वेद के लिए ये नामुमकिन था। अक्सर ऐसे ग्रुप को रोकने के लिए पूरी पुलिस की जरूरत होती है और क्या पता पुलिस के कुछ लोग भी इस काम में उनकी मदद करते हों। वेद इन सब के बारे में सोचकर डर गया। वैसे भी उसने हाल ही में एक खून किया था और अब वो कोई नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। आखिर में थक हार के वेद ने सोचा कि सारे मिशन से सबसे अच्छा मिशन जंगली सुअर को रोकना था। वो ये जानता था कि उसके लिए अभी सभी सुअरों से एक साथ लड़ना मुश्किल था, मगर मिशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि उसे सारे सुअर को अकेले ही मारना है। उसे बस उन सुअरों को रोकना था जो वहां के इंसानी जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी सोच को और साफ करते हुए वेद दिमाग लगाकर सोचता है कि उसे कुछ शिकारी को भी अपनी मदद के लिए साथ रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका ये काम जल्द हो सकता था। वेद यही सब सोचते सोचते अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ आ चुका था। उसका मन ये नहीं समझ पा रहा था कि वो इन शिकारी लोगों को कहां से लाएगा। इसके अलावा वेद अगर किसी शिकारी के ग्रुप को अपने साथ रखता है तो उसे उन लोगों को पैसे भी देने पड़ सकते हैं। पैसा अभी भी वेद के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। उसने फिर तुरंत इस मिशन के रिवॉर्ड को चेक किया। ये था 2000 एनर्जी पॉइंट्स और एक 1 स्टार जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर। 2000 एनर्जी पॉइंट्स का मतलब है 2 लाख रुपए। इतने पैसे शायद काफी थे वेद के लिए कि वो कुछ लोगों को काम पर रख सके। खैर इन सबसे हटके वेद को जो अभी सबसे ज्यादा चाहता था वो थी 1 स्टार जीन कॉन्फ्लिक्ट इनहिबिटर। इस एक चीज के लिए भले ही वेद को थोड़ा और पैसा खर्च करना पड़े, मगर वो इस काम के लिए तैयार था। अक्सर इंसान का भरोसा उसकी हालत से ज्यादा बड़ा नहीं होता। वेद ने इस मिशन को मन में स्वीकार कर लिया था, मगर आगे के बारे में सोचकर उसका मन भारी हो रहा था। उसने अभी तक इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था कि जहां उसे इस मिशन को करना है वहां का माहौल कैसा होगा, किस तरह के लोग वहां रहते हैं, क्या कोई उसकी बात पे यकीन करके उसकी मदद करेगा। बाहरी लोगों पे कोई भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहता था। ऐसे में वेद के लिए खुद के लायक आदमी तलाशना बहुत ज्यादा मुश्किल था। समय सीमा भी एक कारण था जो वेद को परेशान कर रहा था। हर मिशन की तरह इस मिशन में भी टाइम इंटरवल था। ज्यादा टाइम लगाने पर वेद को कुछ भी हाथ नहीं लगता।
हमारी कहानी झुकेगा नहीं वेद को सुनने और सराहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जाने से पहले मैं आपको एक और जबरदस्त कहानी इंस्टा मिलियनेयर के बारे में बताना चाहूंगा, जो आप पॉकेट एफएम पर सुन सकते हैं। किस्मत का खेल इंसान को एक रात में कंगाल भी बना सकता है और मालामाल भी। बस ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अनलकी हैं या लकी। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी कहानी के नायक लकी यानी लक्ष्मण लाल अग्रवाल के साथ। दिल्ली में रहने वाला एक गबरू नौजवान जो कि एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ पार्ट टाइम मेडिकल शॉप में 8 साल से नौकरी कर रहा था। लकी की हालत बहुत तंग थी पर इरादे, हौसले, दिल और दिमाग काफी बड़ा। तभी तो ऐसी खस्ता हालत में भी अपनी गर्लफ्रेंड डिंपल के साथ सारी जिंदगी बिताने के सपने देखता रहता था, जबकि डिंपल के सपने की उड़ान तो किसी और दिशा में ही जा रही थी, जिससे ये अनजान था। एक रात जब उसे पता चला कि उसकी डिंपल ने उसे धोखा दिया है तो उसे लगा अब उसकी लाइफ में जीने की वजह ही नहीं रही।